हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। आज अपन लाइफ प्रोसेस की वीडियो सीरीज में लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और नाम है उसका एक्सक्रीशन। और बात करने वाले हैं अपन ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन कैसे होता है, इसके बारे में अपन एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बना रखा है वो है किडनी। अब किडनी का जो शेप है वो इस तरीके से कुछ दिखता है, बीन शेप कुछ होता है इसका। इस तरीके से मैंने दो किडनी बना रखी है। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग में जो किडनी है, अच्छा चलो इस ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीशन है, इससे पहले अगर अपन ऑल ओवर एक्सक्रीशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जब एक प्लांट कर रहा होता है तो वो फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज कर रहा होता है और वो जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें ग्लूकोज बनता है, उसमें ऑक्सीजन बनता है, उसमें कुछ अमाउंट वाटर भी बनता है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस की वो इक्वेशन पूरी तरीके से पढ़ रखी है तो प्लांट जो है वो CO2 एक्सक्रीट भी करता है क्या, तो बोलते हैं हाँ। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता या फिर जब प्लांट में सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा होता है तो वहां पे CO2 का फॉर्मेशन भी हो रहा होता है। ऐसे केस में प्लांट भी CO2 एक्सक्रीट करता है। एक तरीके से वो प्लांट में क्या हो जाता है, उस टाइम एक्सक्रीटरी मटेरियल हो जाता है। और जब प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता है तब ऑक्सीजन प्लांट के केस में क्या हो जाता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल हो जाता है। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और भी जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म जितने भी इस नेचर में है उनके पास में वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। जैसे अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं तो उनमें एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं देखने को मिलता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से अपनी बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन से ही चीजों को एक्सक्रीट कर देते हैं और सिंपल डिफ्यूजन से ही वो जो भी उसे चीजें चाहिए होती है, मतलब एक तरीके से जब वो फूड इंटेक कर रहा होता है तो वो सिंपल डिफ्यूजन से ही नेचर से वो क्या कर लेता है, फूड इंटेक कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, इसलिए लोअर ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं। उसके बाद में अपन अगर बात करें तो जो मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जितने भी इस नेचर में मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके पास में एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन बना दिया नेचर ने और उसे अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल देते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमन के केस में अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन का एक डेफिनेशन निकल के आ जाता है और वो ये बोलता है डेफिनेशन इसका कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन का मतलब यही है कि जितने भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्टेज बन रहे हैं उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो आपकी बॉडी जब अपने अंदर से बाहर उसे एग्जिट कर रही होती है उस प्रोसेस को अपन एक्सक्रीशन बोल देते हैं। तो एक तरीके से सिंपल सी ये बात है कि मेटाबॉलिक वेस्ट जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट अगर बॉडी बाहर इजेक्ट करती है, इजेशन करती है, उस प्रोसेस को अपन एक्सक्रीशन बोलते हैं। जिसमें अपन मेनली बात करते हैं यूरिया की और अपन मेनली बात करते हैं यूरिक एसिड की और अपन बात करेंगे यहाँ पे अमोनिया की, जो कि सबसे हार्मफुल है अपनी बॉडी में। एक तरीके से अगर मैं आपको एक जर्नी में लेके जाऊं तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, देखो इस एक मैं छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ, इस बॉक्स में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो क्या बॉक्स है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक्वेटिक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो टेरेस्ट्रियल रीजन में रहता है, टेरेस्ट्रियल रीजन मतलब लैंड रीजन में रहता है या फिर वो एम्फीबियन है। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एयर में रहता है। एयर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है भाई, बर्ड है। इसके केस में आप याद रखो, देखो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से पानी में रहता है, जैसे फिश हो गई। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म करता क्या है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास में वाटर का अमाउंट सफिशियंट है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको एक ऐसा वेस्ट दे दे जिसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को एक सबसे हार्मफुल वेस्टेज दे दिया गया, नाइट्रोजनस वेस्ट दे दिया गया, उसका नाम अमोनिया है। तो अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट है जो किसमें मिलता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में मिलता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि टेरेस्ट्रियल रीजन में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूरिया है। वो क्या है, यूरिया है, क्योंकि इनके पास में सफिशियंट अमाउंट में वाटर है, ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में वाटर यहाँ पे नहीं है। इसके बाद में अगर अपन बर्ड्स की बात करें, एविज की बात करें, तो उनके पास में वाटर की बहुत ज्यादा कमी है। और इस केस में वो ऑर्गेनिज्म क्या, या फिर जहां जिस रीजन में भी ऑर्गेनिज्म रहता है वहां पे वाटर की बहुत कमी है, उस केस में ऑर्गेनिज्म क्या नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करता है और उस नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम है यूरिक एसिड। तो आप इसी सीक्वेंस में आप ये भी याद रख सकते हैं अमोनिया सबसे ज्यादा हार्मफुल है, यूरिया उससे कम हार्मफुल है और सबसे कम हार्मफुल यूरिक एसिड है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये हो गई जनरल बात। इसके बाद में अपन सीधा आते हैं किस पे, ह्यूमन की बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है।
तो नाइट्रोजनस बेस जो भी है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने किडनी का डायग्राम बना रखा है, ये मैंने लिख रखा राइट किडनी और ये लिख रखा मैंने लेफ्ट किडनी। जिस तरीके से मैं खड़ा हुआ हूं उस तरीके से इधर की साइड कौन सी किडनी मिलेगी आपको, लेफ्ट किडनी, और इधर राइट हैंड साइड कौन सी किडनी मिलेगी, राइट किडनी मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि जो ये लेफ्ट किडनी है और जो राइट किडनी है, इसका अगर अपन ऐसे लेवल देखें तो ये लेफ्ट किडनी इस राइट किडनी से थोड़ा सा अपर साइड होती है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसलिए अपन पता भी कर सकते हैं देख के, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, राइट साइड की ओर इस लीवर होती है, इधर लीवर होती है और लीवर के जस्ट नीचे बैक साइड में किडनी होती है। इसलिए क्या होता है, लीवर जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है उस वजह से किडनी को थोड़ा सा नीचे दसा देती है, नीचे धक्का मार देती है। इसलिए राइट किडनी लीवर की वजह से नीचे होती है, इधर लीवर नहीं होती है, इसलिए किडनी एक नॉर्मल पोजीशन पे बनी होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जनरल नॉलेज है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन राइट किडनी जो है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा स्लाइडली नीचे होती है, ऐसा अपन याद रख सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये है रीनल वेन, ये यहाँ पे रीनल आर्टरी। वेन में आप याद रख सकते हैं इम्प्योर ब्लड बहता है, आर्टरी में आप याद रख सकते हैं इसमें प्योर ब्लड बहता है। लेकिन यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, यहाँ पे CO2 एक्सचेंज नहीं हो रहा, CO2 O2 एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये कोई लंग्स नहीं है। तो यहाँ पे अपन याद रखेंगे कि जो ये आर्टरीज है, ये आर्टरीज जब इसमें एंटर करती है उसके बाद में वो फाइनली, इसका मेन पर्पज यही है कि ह्यूमन के केस में इसमें यूरिया को एक्सिड कर देना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन चल रहा होता है। तो ये जो मैंने ऐसे ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर बना रखी है, इसे अपन ट्राइगोन, इसे अपन पिरामिड बोलते हैं, किडनी की पिरामिड बोल देते हैं इसे, पिरामिड ऑफ रीनल। रीनल के इसमें बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं और इनमें जो मैंने लाइंस बना रखी है ये कहीं ना कहीं इसकी फंक्शनल यूनिट है और उसका नाम नेफ्रॉन है। तो मैंने यहाँ पे नेफ्रॉन लिख रखा है और मैंने नेफ्रॉन को डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा भी मैं आपको। इसके बाद में किडनी में पूरा फिल्ट्रेशन होने के बाद में एक पाइप निकलती है, यहाँ से देखो ये पाइप जो है, इस पाइप में क्या जाता है, इस पाइप में यूरिन जाता है, मतलब यूरिन फॉर्म हो गया। तो ये है यूरेटर और यूरेटर में क्या जा रहा है, यूरिन। और यूरेटर कहाँ पे खुलता जाके, इससे ऐसी शेप की जो ये यहाँ पे एक चेंबर बना रखा है, वो इस चेंबर का नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये खुलता कहाँ पे यूरेटर, एक ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर जिसे अपन ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में कौन खुलता है, यूरेटर खुलता है। और यहाँ पे यूरिन का क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। और ये एक तरीके से आपकी बॉडी में या फिर हम सबकी बॉडी में एक तरीके से ये जब भी इसमें यूरिन फिलअप होना चालू होता है तो आप याद रख सकते हैं कि इसका जो नॉर्मल, ये जो अंदर का वॉल्यूम है नॉर्मल, जब ये इसमें कोई कॉन्ट्रेक्शन कोई रिलैक्सेशन नहीं हो रहा होता है तब इसमें आधा लीटर के आसपास 500 ml के आसपास इसका वॉल्यूम होता है और ये एक्सपांड कर सकता है 1 लीटर तक, मतलब इसमें 1 लीटर यूरिन स्टोरेज किया जा सकता है। इसके बाद में अगर यूरिन स्टोरेज चालू रहा और यहाँ से एक कोई भी पर्सन यहाँ से अगर यूरिन पास नहीं करता तो हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर एक्सपांड हो जाए और फट जाए। इसलिए यूरिन का जो अर्ज होता है वो एक तरीके से न्यूरल रिफ्लेक्स है, जो बार बार अगर आपको ज्यादा यूरिनेशन की अर्ज आ रही है तो उस केस में यहाँ पे प्रेशर लगेगा और प्रेशर से क्या जाएगा, सेंसेशन जाएगा और ब्रेन तक वो जाके बोलेगा कि यहाँ से यूरिन कराओ, यहाँ से यूरिनेशन कराओ। और यूरिनेशन प्रोसेस जब होती है तो यहाँ पे इसमें यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, यूरेथ्रा से फिर यूरिन पास कर दिया जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे फाइनली इसमें जो बहुत सारी फंक्शन यूनिट है उसे अपन नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है और उसको मैंने बहुत ज्यादा जूम करके दिखाया। ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है लेकिन अपन एक नेफ्रॉन को जान लेते हैं। ऐसे ही सारे नेफ्रॉन है अपनी किडनी में। यहाँ पे जो मैंने कप शेप स्ट्रक्चर बना रखी है, ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है इसे अपन बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। आप ऐसे बनाओगे, ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके नीचे से एक तरीके से इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर वाला जो पार्ट है इसमें एक छलनी लगी हुई, छलनी मतलब यहाँ पे चीजें छानते हैं। अब छानने के लिए क्या है, यहाँ पे स्पेशल टाइप की पोर वाली सेल लगी हुई है। इन सेल का नाम है कुछ, इन सेल का नाम है पोडोसाइट सेल। और कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है, ऐसे ये एक पोडोसाइट सेल है, ये दूसरी पोडोसाइट सेल है, ये तीसरी पोडोसाइट सेल है। और ऐसे इसके बीच में जो ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह यहाँ पे पोर जनरेट करती है और इस पोर की वजह से यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है। तो इन सेल का आप नाम याद रख सकते हैं। इन सेल का नाम है पोडोसाइट सेल। पोडोसाइट सेल क्या है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट यहाँ पे ये यहाँ से फिल्ट्रेशन करने का काम करती है पोडोसाइट सेल। जिससे क्या होता है, अब यहाँ पे देखो कैसे फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ से चीजें फिल्टर होकर नीचे आ रही होती है, ऐसे अपन यहाँ से दिखा सकते हैं। यहाँ से चीजें फिल्टर होकर नीचे आ रही, कैसे आती है ध्यान से देखना। सबसे पहले इस बोमन कैप्सूल में क्या होता है,
एक एफरेंट आर्टरी, एफरेंट रीनल आर्टरी एंटर करती है। अब यहां से याद रखेंगे एफरेंट, एफरेंट से ए से एफरेंट और ए से आना, आने वाली आर्टरी जो है, आने वाली रीनल आर्टरी है उसे अपन क्या बोलेंगे, एफरेंट रीनल आर्टरी बोल देंगे, आने वाली एफरेंट रीनल आर्टरी। जाने वाली मतलब एग्जिट होने वाली आर्टरी का नाम क्या बोल देंगे, इफरेंट रीनल आर्टरी बोल देंगे, उसे क्या बोल देंगे, इफरेंट, ई यानी एग्जिट और ए यानी आना, आने वाली आर्टरी रीनल आर्टरी, एफरेंट रीनल आर्टरी, और जाने वाली आर्टरी इफरेंट रीनल आर्टरी अपन बोल सकते हैं। क्या इतनी बातों में समझ गए। इसके बीच में क्या होता है, देखो इसका जो ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर मेरे से गलती से नहीं बना, मैंने जानबूझ के ये बड़ा डायमीटर बनाया। इसका मतलब आने वाली आर्टरी का डायमीटर ज्यादा होता है, जाने वाली आर्टरी का डायमीटर कम होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा डायमीटर में जब ये ब्लड का फ्लो जो चल रहा है वो ज्यादा ब्लड जाके जब एक कम ये डायमीटर की पाइप में जब फ्लो होता है तो वहां पे प्रेशर जनरेट होता है, और एक पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए होता है। यहाँ पे चीजों को फिल्टर करने के लिए प्रेशर चाहिए होता है। जैसे आपने देखा हो गार्डन में कभी पानी लगाया, अपन पानी ऐसे पौधों में डालते डालते पाइप को आगे से ऐसे चिपका देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पीछे से प्रेशर जनरेट होता है और पानी दूर तक जा रहा होता है। एक तरीके से एक नया प्रेशर जनरेट हो गया जिसकी वजह से पानी दूर तक जा रहा होता है। और ऐसा ही यहाँ पे है, ब्लड फ्लो यहाँ पे जाता है और यहाँ तक पहुंचता पहुंचता ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है। और इसमें जो ये कैपिलरीज का जो ये गुच्छा बना हुआ है ना, ये जो बहुत बड़ा यहाँ पे गुच्छा बना है जिसमें कैपिलरीज है, कैपिलरी का जो वॉल है वो बहुत थिन वॉल होता है, और उस थिन वॉल की वजह से यहाँ पे फिल्टर होने लग जाती है चीजें प्रेशर की, हाई प्रेशर और थिन वॉल की वजह से यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से चीजें बाहर फिल्टर होने लग जाती है। किसमें, इस गुच्छे में। और इस गुच्छे का नाम क्या है, इस गुच्छे का नाम है ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे इसे, ग्लोमेरुलस इसका नाम है। इसमें क्या चल रहा है, इसमें हाई प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन चल रहा है और उसके बाद में फिल्टर होने के बाद में ब्लड वापस इस आर्टरी में एक्सिट कर दिया जाता है। अब देखो क्या होता है, इसमें फिल्टर होने वाली चीजें कौन कौन सी है, मतलब किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है, आप यहां से समझेंगे। देखो इसमें फिल्टर होने वाली चीजें यूरिया है, मेन टारगेट इस पूरे इस फंक्शन यूनिट का मेन टारगेट इसको बाहर निकालना, क्योंकि अपनी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है, एक तरीके से नाइट्रोजनस बेस अपनी बॉडी में, इसके साथ में यूरिक एसिड भी है, अमोनिया भी है। अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज्यादा वाटर पीना चाहिए। वो ज्यादा वाटर अगर आप पीते रहेंगे तो आपकी बॉडी में अमोनिया का अमाउंट नहीं बढ़ेगा, और अमोनिया का अमाउंट अगर आपकी बॉडी में बढ़ता है तो हार्मफुल यहाँ पे क्रिएशन हो सकता है आपकी बॉडी में, तो आपको ज्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए। देखो यूरिया जो है, यूरिया यहाँ से फिल्टर हुआ, उसके साथ में ग्लूकोज फिल्टर हो सकता है। देखो ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा तो यहाँ से ग्लूकोज भी फिल्टर हो गया हाई प्रेशर की वजह से। हालांकि यहाँ से इस ग्लूकोज को अपन बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर ग्लूकोज फिल्टर हो रहा है, अमीनो एसिड फिल्टर हो रहा है, मतलब प्रोटीन का पार्ट यहाँ पे फिल्टर होकर नीचे आ रहा है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, आयंस, मिनरल्स, अबंडेंट अमाउंट में वाटर, और अपन बात करते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे फिल्टर होकर नीचे आ जाती है हाई प्रेशर की वजह से। क्या ये सारी चीजें यहाँ से कलेक्ट होके और यूरिन में आ जाती है, तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ये यूरिया, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, आयंस, मिनरल्स, वाटर, ये सब है, ये सारी की सारी चीजें वापस रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। मैं आपको प्रोसेस यहाँ से बताऊंगा, लेकिन इस बोमन कैप्सूल से आज नीचे जो ये बड़ी सी पाइप दिख रही है, जो बड़े डायमीटर की पाइप है, ये इस बोमन कैप्सूल के जस्ट पास में है। इसलिए इस ये जो ट्यूब है ना, ये सारी जो भी ट्यूब है, ये ट्यूब देखो यहाँ से थोड़ा ज्यादा डायमीटर, फिर कम डायमीटर, फिर ज्यादा डायमीटर, ये इसे अपन ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं। एनसीईआरटी में ट्यूबुलर पार्ट लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको अलग अलग नाम बता देता हूँ। देखो ये जो पाइप यहाँ से जस्ट इस ग्लोमेरुलस से निकल के या फिर इसे बोमन कैप्सूल से निकल के जो जस्ट पाइप नीचे आ रही है, जो पाइप इसके बहुत पास में है, इसलिए इस पाइप का नाम है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये क्या बोल दिया, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, आप शॉर्ट में याद रखेंगे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, साथ शॉर्ट में क्या याद रखेंगे, पीसीटी। पीसीटी, पी फॉर पास, पी फॉर पास वाली पाइप, पी फॉर पास वाली पाइप। पास वाली पाइप का मतलब बोमन कैप्सूल की पास वाली पाइप को क्या बोलेंगे अपन, पीसीटी बोलेंगे। अच्छा, ऐसी ही डायमीटर पाइप यहाँ पे भी है, ये यहां से निकल के ऐसे जा रही है, ये इससे दूर है कि पास है, दूर है, इसे बोलेंगे डी फॉर दूर और डी फॉर डीसीटी। ये मैंने यहाँ पे लिखा था डीसीटी। इसका पूरा नाम क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। आपको नाम याद नहीं रखना, शॉर्ट नाम याद रख सकते हैं, पीसीटी और डीसीटी नाम याद रखना है। इतनी बातें अगर आप लिख देंगे तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका एक तरीके से एक नॉलेज लेवल है जो वो थोड़ा हायर साइड रहेगा।
इसे ट्यूबुलर पार्ट ना बोल के आप पीसीटी और डीसीटी में अलग करिएगा। उसके बाद में ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये वाली हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, इसे अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं लूप ऑफ हेनले इसका नाम है। इसका नाम क्या है? लूप ऑफ हेनले। जो ये कम डायमीटर की पाइप नीचे जाके हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसे अपन क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। अब क्या होता है, ये लूप ऑफ हेनले क्यों बना भाई? लूप ऑफ हेनले इसलिए बना कि जब भी यहां से ये फ्लूइड आगे जा रहा होता है तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से यहाँ पे एक तरीके से एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जिसमें यूरिया का कंसंट्रेशन बहुत कम है। इसलिए यूरिया यहाँ पे इसमें मतलब यूरिन एक तरीके से यहाँ से, और ये वो जो वाटर है, तो वाटर वाला जो पार्ट है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर, मैक्सिमम वाटर वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ से वाटर, ग्लूकोज, बहुत सारी चीजें रीअब्जॉर्ब, लेकिन मैक्सिमम पार्ट यहीं पे पीसीटी वाले पार्ट में ही मैक्सिमम पार्ट, ऐसा बोला जाता है कि 70% के समथिंग पार्ट यहीं पे वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किस किस को रीअब्जॉर्ब किया जाता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, जो भी काम की चीजें इस ब्लड में आई थी वो सारी चीजें वापस रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। और रीअब्जॉर्ब करके किस में डाली जाती है? देखो यहीं पे बता देता हूं मैं आपको। यहां से आप याद रख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जस्ट यहां से वापस रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है सिंपल डिफ्यूजन से। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? सिंपल डिफ्यूजन से भी, और जरूरत पड़े तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से भी, मतलब एक्टिव यहाँ पे ये एक्टिवली भी वापस चीजों को, जैसे जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इनको एक्टिवली वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक्टिवली का मतलब वहां पे एटीपी खर्च करनी पड़ती है। उसके बाद में बाकी जो भी चीजें या फिर वाटर जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसमें किसमें? इफरेंट आर्टरी जो यहाँ से दूर जा रही है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो पाइप है, इस पाइप का मैं थोड़ा सा ऐसे नेटवर्क बना देता हूँ। ऐसे ऐसे यहाँ पे नेटवर्क बना होता है, ऐसे यहाँ पे कुछ करके ऐसे नेटवर्क बना होता है। और इस नेटवर्क बनने के पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे सारी चीजें जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाए और ये यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। मतलब यूरिया यहाँ पे इस सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा रहे तो इस वाले पार्ट में यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। मतलब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम रहेगा, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे 300 ओस्मोल रहता है और यहाँ पे हो जाता है 1200 ओस्मोल। ये एक तरीके से उसकी कंसंट्रेशन की एक तरीके से मेजर करने की यूनिट है। आपको याद नहीं रखनी, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। उसके बाद में बचा कुचा जो पार्ट है, बचा कुचा पार्ट जैसे वाटर हो गया, कुछ पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन, ऐसे कुछ हो गए, वो पार्ट डीसीटी वाले पार्ट में रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और ये यहाँ से रीअब्जॉर्ब करने के बाद में कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया जाता है। और फाइनली इस वाली पाइप में, ये जो पाइप जा रही है, इस वाली पाइप को अपन बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट में वो सारी चीजें वापस सारी चीजें इसमें डाल दी जाती है, जिसमें मेन पार्ट होता है थोड़ा सा वाटर होता है, जितना रिक्वायरमेंट है वाटर का उतना, जिसमें यूरिया मिक्स होके यहाँ पे आ सके। वाटर और यूरिया फाइनली इसमें आता है। कुछ एक दो आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट 99%, 99.9 है नहीं, मान लो 99.99% पार्ट जो है वो यहाँ से वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है यहाँ तक। उसके बाद में कुछ पार्ट यूरिया का भी यहाँ से वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है, वो कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए। बाकी यूरिया को तो यहाँ से एक्सक्यूट ही किया जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट में ये नहीं, ये मैंने बहुत सारी ब्रांचेज जो दिखाई नहीं, सारी ब्रांचेज का नाम क्या है? सारी ब्रांचेज का नाम डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो ऐसी बहुत सारी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस कलेक्टिंग डक्ट में आके यहाँ पे खुलती है। और उसके बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट फाइनली आगे जाके क्या बन जाती है? ये फाइनली आगे जाके यूरेटर बन जाती है। यूरेटर आगे जाके ओपन किस में हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाता है। इस तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ से ये जो आर्टरी यहाँ से निकल के आ रही है, क्या इस आर्टरी में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ऐसी कुछ चीजें हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं नहीं, इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर होकर चीजें यहीं पे आ गई है। अब इसमें ब्लड का कंपोजिशन तो बिगड़ गया, इस ब्लड के कंपोजिशन को वापस मेंटेन करना है। इसलिए यहाँ पे जो चीजें यहाँ से फिल्टर हो गई थी वो चीजें वापस इसमें ऐड होती चली जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पाइप इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे कवर करती हुई इसके एंटी पैरेलल जा रही होती है। एंटी पैरेलल कैसे? देखो मैं अगर आपको ऐसे एरो करके बताऊं तो ये चीजें ऐसे फिल्टर होके जा रही है, ऐसे फिल्टर होके जा रही है, इससे ये लूप ऑफ हेनले में ऐसे फिल्टर होके जा रही है। आप इस एरो को ध्यान से देखेंगे, ऐसे चीजें फिल्टर होती जा रही, इधर गई। इस वाली जो आर्टरी है, जो इफरेंट आर्टरी है, वहां से देखो फिल्ट्रेशन कैसे चल रहा है। इधर से ब्लड का फ्लो आया, इधर से ब्लड का फ्लो आया, देखो इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में ये एरो आया। तो ये इसी तरीके से अरेंज किया हुआ नेचर ने, इस तरीके से ये चीजें इसमें एंटी पैरेलल फ्लो होती हुई चली जाती। देखो इस एरो के एंटी पैरेलल जा रहा है। इस तरीके से जब ये यहाँ पे इसमें आप
आगे जाके ये जो आगे जाके होता है ये होता है रीनल वेन बन जाता है। ये रीनल वेन, ये रीनल वेन है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आर्टरी रहती है और फिर ये वेन बन जाती है। वेन का मतलब ये है कि उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा। CO2 तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज होता नहीं है। यहाँ पे तो जो चीजें इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको मेनली यहाँ पे बाहर निकालने के लिए ये सारा अरेंजमेंट किया है नेचर ने। तो ये जो एंटी पैरेलल होता है ना, जिसे अपन बोलते हैं कि ये एंटी पैरेलल सिस्टम जो है इसमें से अपन काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। काउंटर करंट का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट जाना। काउंटर करंट, काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या होता है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आयंस मिनरल्स वाटर है वो इसमें वापस डाल दी जाती है, जिससे यहां से निकलते निकलते ब्लड का कंपोजिशन वापस मेंटेन हो जाता है और यूरिया फाइनली यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया जाता है। इसमें यूरिया आता है और वो जो यूरिया बचता है और उसमें जो वाटर का जो पार्ट होता है वो मिक्स होके यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है और यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से हर एक फंक्शनल यूनिट में ऐसा काम चल रहा है। ऐसी फंक्शनल यूनिट एक किडनी में देखा जाता है। अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन के समथिंग होती है, मतलब 10 लाख के समथिंग ऐसे नेफ्रॉन यूनिट होती हैं पर किडनी, ईच किडनी में। क्या आपको ये बातें समझ में आई? इस तरीके से ये होता है। अब ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम मैंने सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम बनाया। ये बोमन कैप्सूल, नीचे ये पाइप और फिर ये पाइप को यहाँ पे फोल्ड करके ऐसे सीधा बना दिया। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो उस डायग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। आपको कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनाना है। जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो पढ़ा लिखा होता है, वो 10th पास नहीं होता है। वो पढ़ा लिखा जो टीचर होता है वो ऐसे डायग्राम को, और ऐसा डायग्राम आप बनाएंगे तो आप भी सही तरीके से उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। सारी चीजें आप लेवल करके रखिएगा। उसके बाद में डायग्राम में जो जो आपने लिखा है उसी चीज को आप पॉइंट टू पॉइंट नीचे पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। यही इस नेफ्रॉन का एक्सप्लेनेशन है, यही किडनी का एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा एफर्ट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ज्यादा एफर्ट मत लगाइएगा, यहां से ये सिंपल डायग्राम बना लीजिएगा और इसी की लेवलिंग को आप ऐसे कनेक्ट करके लिख सकते हैं। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है आपके एनसीईआरटी में और उसका नाम है आर्टिफिशियल किडनी। तो मैं आर्टिफिशियल किडनी यहाँ पे बना के आपको बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल किडनी में किस तरीके से वो ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना। अब आर्टिफिशियल किडनी का यूज क्यों होता है, पहले तो ये बताओ। आर्टिफिशियल किडनी का जो ये किडनी है इसका यूज इसलिए होता है कि अपनी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटी की वजह से, कोई भी हाई लो प्रेशर की वजह से कई बार क्या होता है ब्लड में ब्लॉकेज आता है और धीरे धीरे क्या होता है चीजें अक्यूमुलेट होना चालू होती है। चीजें जो वेस्टेज चीजें हैं वो स्टोर होना चालू होती है और एकदम से जब किडनी में प्रेशर बनता है तो कई बार किडनी फेल हो जाती है और किडनी फेल होती है तो वो फिर दोबारा से काम करने लायक नहीं बचती। इसलिए क्या हो जाता है किडनी खराब हो जाती है और उस केस में जो यूरिया का जो कंसंट्रेशन अपनी बॉडी में वो बढ़ता चला जाता है जो हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है। इस केस में अपन फिर फाइनली अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी इमीडिएट डेथ भी हो सकती है एक उस पर्टिकुलर पेशेंट की। आपके लिए मैंने बोला सॉरी। अब ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इस बॉक्स का नाम क्या है, इस बॉक्स का नाम है हीमोडायलिसिस। क्या लिखा मैंने, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इसका अपन नाम लिख सकते हैं, हीमोडायलिसिस इसका नाम अपन लिख सकते हैं। हीमोडायलिसिस जो है वो आर्टिफिशियल किडनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी जो है उसे अपन हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हीम आया है हीमोग्लोबिन से, ब्लड से यहाँ से रिलेशन किया गया और इसमें से फाइनली इसका मेन टारगेट जो होता है वो यूरिया को यहाँ से बाहर निकालना होता है। अब क्या होता है इसमें, इस चेंबर में क्या होता है, एक चेंबर होता है। इस चेंबर में क्या भरा जाता है, इस चेंबर में फ्लूइड भरा जाता है जिसका नाम हीमोडायलिटिक फ्लूइड होता है, जिसे आप बोल सकते हैं कि इसमें भरा हुआ क्या, हीमोडायलिटिक फ्लूइड, हीमोडायलिटिक डायालिटिक फ्लूइड यहाँ पे भरा होता है इस चेंबर में। अब उसमें होता क्या है, उसमें ब्लड में जो चीजें होती है वो सब होता है। मतलब जैसा ब्लड का अपने ब्लड का कंपोजिशन होता है उसी तरीके का कंपोजिशन यहाँ पे भरा जाता है। एज इट इज जो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है वो यहाँ पे वैसा ही मेंटेन किया जाता है जैसा अपनी आर्टरी और वेन में होता है। ऐसा ही यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंटेन किया जाता है इस चेंबर में। अब इस चेंबर से एक पाइप निकाली जाती है इधर से, तो इधर से एक पाइप निकाल दी, इधर से एक पाइप निकाली जाती है ऐसे, और ये जो पाइप होती है इस पाइप को इसमें से भी गुजारा जाता है ऐसे, इसमें ऐसे फोल्डिंग होती है ऐसे, इस पाइप में ऐसे फोल्डिंग होती है। फाइनली इस पाइप को बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो इस पाइप में ऐसे मैं भी फोल्डिंग बना देता हूँ। चलो इस तरीके से फोल्डिंग होती है और पाइप बाहर निकलती है और फाइनली ये पाइप बाहर निकल के ऐसे जारी होती है। अब ध्यान से देखना,
इस पाइप में से ब्लड को मैं इधर से फ्लो करा देता हूँ। जब भी इस पाइप में ब्लड का फ्लो इधर से हो रहा होता है तो ये कहीं ना कहीं अपनी आर्टरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसको आर्टरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो आर्टरी में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। अपनी बॉडी में आर्टरी है वो प्योर ब्लड लेके आ रही होती है और प्योर ब्लड हार्ट बार बार पंप कराओ तो इसलिए प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आर्टरी को कनेक्ट कर दिया। अब इसमें जो ब्लड आएगा उसके बाद में क्या होता है, इसमें कुछ पोर होते हैं, एक तरीके से पोर नहीं होते हैं। ये जो पाइप जो यहाँ से जा रही है, इस पाइप का एक नेचर होता है और वो होता है सेमी परमेबल नेचर। सेमी परमेबल का अच्छा नाम ऐसे ही बोल सकते हैं, सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव परमेबल कैसे कि वो सारी चीजों को इधर से इधर सिंपल डिफिजन से आने जाने नहीं देगी। जो चीजें यहाँ पे सिंपल डिफिजन से आने जानी होती है उसी के लिए इस पाइप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो एक तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा एक्ट करती है इस पाइप। अब देखो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में होता यह है कि इस फ्लूइड का जो यहाँ पे वॉल्यूम है उसको बार बार इस तरीके से मेंटेन रखा जाता है और यहाँ से वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जैसा ब्लड में वैसा यहाँ पे मेंटेन रखा जाता है और फाइनली इसको वापस बाहर भी निकाला जा रहा था होता है कंटिन्यू। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों, इसके पीछे भी रीजन है, आपको बताता हूं मैं। देखो यहाँ से ब्लड इस तरीके से फ्लो होता है और यहाँ से जब भी ब्लड इसमें डाला जाता है तो यहाँ पे एक एंटी कोगुलेटिंग एजेंट मिलाया जाता है। कोगुलेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एंटी कोगुलेटिंग एजेंट इसलिए मिला दिया ब्लड में ताकि ब्लड की क्लोटिंग ना हो, मतलब ब्लड जम सकता है ना इसमें, इसलिए एंटी कोगुलेटिंग एजेंट यहाँ पे मिला दिया जाता है ताकि ब्लड जमे नहीं और वो जो यहाँ से फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे। अब देखो इसमें क्या है, ऑस्मोलेटिलिटी में, लेकिन इसमें एक चीज एब्सेंट कर दी जाती है। इसमें एब्सेंट किया जाता है यूरिया। बाकी अपने ब्लड का जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वैसा का वैसा प्रेशर इस वॉल्यूम का होता है, लेकिन इसमें क्या एब्सेंट कर दिया जाता है, यूरिया। अब मुझे ध्यान से देख के बताना इसमें यूरिया है कि नहीं है। तो बोलते हैं इसमें यूरिया है, इसमें यूरिया है अंदर, इधर यूरिया है क्या, तो बोलते हैं इधर यूरिया नहीं है। इधर यूरिया नहीं है तो यूरिया अपने हायर टू लोअर पार्ट में जाएगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में यूरिया आएगा और यूरिया जब इसमें आएगा तो यहीं से यूरिया सिंपल डिफिजन से बाहर निकलना चालू हो जाता है और फाइनली जब ये ब्लड यहाँ से वापस यहाँ पे वापस निकलना होता है तो ये जो एंटी कोगुलेटिंग एजेंट है वो यहाँ से वापस निकाल दिया जाता है, मतलब एक तरीके से कोगुलेटिंग एजेंट वापस मिक्स कर दिया जाता है ताकि यहाँ पे ब्लड में जो नॉर्मल अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा था उसी तरीके से ब्लड फ्लो वापस कंटिन्यू रहे। अब देखो यूरिया यहाँ पे मेरे को बताओ कि यहाँ से कंटिन्यूसली अगर ब्लड फ्लो चल रहा है तो यूरिया का कंसंट्रेशन इसमें बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसलिए इस फ्लूइड को बार बार यहाँ से एक्सचेंज कर दिया जा रहा होता है ताकि यूरिया इसमें एब्सेंट ही रहे और वो एक तरीके का यूरिया का प्रेशर इसमें बना रहे इस पाइप में, जिससे यूरिया बार बार यहाँ से सिंपल डिफिजन से बाहर आता रहे और फाइनली जो ये ब्लड यहाँ से बाहर निकला उसमें यूरिया ना हो, ऐसा यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है। और इस बॉक्स का नाम ही क्या है, हीमोडायलिसिस मशीन है, इसे अपन आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इसके बारे में आपको इतनी चीजें जानकारी में होनी चाहिए। इसके बाद में अपन बोलते हैं कि जो एक घंटे में अगर अपन बात करें कि पर मिनट जो यहाँ पे इसमें इस नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन जो यहाँ पे चल रहा होता है वो यहाँ पे अपन जीएफआर से बोलते हैं। तो जीएफआर जो होती है जीएफआर का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ। जीएफआर का पूरा नाम है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। वो है यहाँ पे 120 ml पर मिनट, 120 ml पर मिनट यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या, जीएफआर रेट है, इसे जीएफआर रेट बोलते हैं। जीएफआर में रेट का मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। एक मिनट में 125 ml फ्लूइड यहाँ से फिल्टर कर लिया जाता है। उसके बाद में अगर अपन पूरे दिन की बात करें कि एक दिन की बात करते हैं, एक दिन में अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो यहाँ से 180 लीटर फ्लूइड यहाँ से पूरी किडनी है जो है वो यहाँ पे फिल्टर कर देती है। 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर कर देते हैं। तो क्या अपन 180 लीटर यूरिन पास करते हैं, तो बोलते हैं नहीं, अपन एक दिन में एक पर्सन मैक्सिमम 1 to 1.5 लीटर यूरिन पास कर सकता है मैक्सिमम, ये इसका वॉल्यूम है। मुझे बताओ 180 लीटर को यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना कम वॉल्यूम है। इसलिए बोलते हैं कि 99.9% जो पार्ट है वो वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो यहाँ से सिंपल डिफिजन से या फिर यहाँ से एक्टिव तरीके से चीजों को वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है और इस तरीके से ये चीजें फिल्टर हो रही होती है और फाइनली अपना जो बॉडी में जो भी ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो फिल्टर होके एक्सिट हो जाता है। इसके बाद में ये बोला गया कि यूरिन में जो यहाँ से जो यूरिन
स्टोर होता है उसको एक न्यूरल रिफ्लेक्स, न्यूरल कंट्रोल से यहाँ पे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब यूरिनेशन अपन को करना है कि नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल लगे होते हैं। यहाँ पे दो तरीके के वॉल लगे होते हैं, ऐसे यहाँ पे एक इंटरनल वॉल है और एक एक्सटर्नल वॉल है। छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो ये दोनों वॉल इतने ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करते, इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जैसे अपन जोर से डांटते हैं तो वो तुरंत यूरिन पास कर देते हैं, क्योंकि उनके वॉल अभी स्ट्रांगली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। और आप एडल्ट के केस में या फिर जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं तो ये वेल वेल डेवलप्ड वॉल का यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे अपन यूरिन फिर न्यूरल रिफ्लेक्स की मतलब न्यूरल कंट्रोल में आ जाता है, और यूरिन जब भी पास किया जाता है तब न्यूरल रिफ्लेक्स यहाँ पे एक्टिविटी दिखाता है और मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लिया जाता है। इतनी बातें अगर आपने ध्यान से सुनी है तो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको समझ में आ गया ह्यूमन बॉडी के केस में। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा।